यहाँ से स्टार्ट करेंगे विजन के यहाँ पर टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 10 जो था वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर के। जो हमारा संविधान था उसको लेकर के टॉपिक उसमें यहाँ पर दिए गए थे और जितने भी यहाँ पर उसके अंतर्गत टॉपिक थे वो सब आपके कवर हुए थे और प्लस करंट अफेयर्स भी यहाँ पर मार्च के साथ कंप्लीट हुई थी, मार्च और कुछ अप्रैल की पार्ट थी उसमें। राइट, तो यहाँ से देखेंगे जो टेस्ट नंबर 11 रहेगा ये भारतीय शासन पर है। ये भी आपका पॉलिटिकल रहेगा जो गवर्नेंस का होता है उसको लेकर के। ठीक है, भारतीय शासन जो हमारा इंडियन गवर्नेंस होती है उसको। ठीक है, उसमें यहाँ पर जो टॉपिक है जैसे कि आपका गवर्नेंस टॉपिक होता है, मेंस का टॉपिक होता है आपका। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था जो मैं मेंटरशिप करा रहा था अपना मेंस का, कि जो यूपीएससी अपना ट्रेंड इसने चेंज किया क्वेश्चन पूछने का, जिसमें से मेंस के टॉपिक पे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स के बना रही है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर गवर्नेंस है, ये भी आपका मेंस का टॉपिक होता है और यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकाले जाएंगे। वैसे मैं भी करता हूँ, जो मेंटरशिप आपका है उसमें मेंस के टॉपिक से लेकर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको कराता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो उससे भी जुड़ सकते हो, एकदम फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से टॉपिक सब ये दे रखे क्या क्या सिलेबस है और उसके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सी बुक है, ये सब यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हो। राइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर जून की करंट अफेयर्स शामिल होगी इसमें। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। प्रवर्तन निदेशालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए छूट प्राप्त होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, बात एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी यहाँ पर जो है इसको केंद्र सरकार से कतिपय सुरक्षा और आसूचना संगठन को अधिकार जो होता है अधिनियम उसको पूरी तरह से छूट यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, सेकेंड बात है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में उन विशिष्ट संगठनों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें उन्हें प्रकटीकरण दायित्व से छूट प्राप्त होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप मामलों को छोड़कर यहाँ पर इसको छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से गलत होगी, इसकी ओनली 1 करेक्ट है आंसर, यहाँ से एक बात सही हो जाएगी, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में EFIR जो होती है उसके संबंध में विचार करना है। EFIR का उपयोग केवल साइबर जो अपराध है और महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसके लिए यहाँ पर कर सकते हैं। पहली बात क्या होगा, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर EFIR पारंपरिक प्रथम सूचना जो रिपोर्ट होती है इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसका FIR शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, फुल जो इसको फॉर्म होगी पारंपरिक सूचना रिपोर्ट। ठीक है, एक ऑनलाइन संस्करण होता है, इसे अपराध की रिपोर्टिंग को सरल बनाने और यहाँ पर जनता को पुलिस स्टेशन से जाए बिना शिकायत दर्ज कराने की एक सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ये धारणा कि ये केवल साइबर अपराध से जुड़े मामलों की है, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर EFIR का उपयोग कई प्रकार के अपराध जैसे कि रिपोर्ट कराना, ठीक है, चाहे अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात हो तो ये करा सकता है इसमें। सेकेंड बात, इसे संज्ञेय व असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों में दर्ज कर सकते हैं, ये बात सही है। तीसरा, एक बार दर्ज होने के बाद EFIR की वही वैधानिक मान्यता होती है जो भौतिक रूप से FIR की यहाँ पर होती है, इसे न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से सही है, दूसरी और तीसरी। आंसर क्या होगा, 2 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय होता है। पहली बात होगी, पहला स्टेटमेंट जैसे इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 1966 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम प्रशासनिक सुधार का आयोग जो था ये 5 जनवरी 1966 को यहाँ पर गठित किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। जब देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे तब वे हनुमंतराया के अध्यक्ष पदभार इसमें संभाला था। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरे का आंसर क्या होगा, पूछा क्या है, सही कौन सा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राय सुर्खियों में उल्लिखित पद गोल्डन डेम या गोल्डन डोम और आयरन डोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, ये बताना है। ये संबंधित हैं, देखो हाल ही में यहाँ पर ईरान द्वारा तेल अवीब और हाइफा सहित यहाँ पर जो इजराइल के शहर है उसको निशाना बनाकर किए गए जो मिसाइल हमले थे उसको लेकर के यहाँ पर आयरन डोम सुर्खियों में रहा था। जो जून 2025 के मध्य हमलों के मल्य पर जो वृद्धि थी उसमें मध्य पूर्व तनाव में बढ़ाया था और साथ ही यहाँ पर बड़े जो पैमाने पर मिसाइल हमलों के कारण यहाँ पर नागरिक आबादी की रक्षा करने के लिए इसकी क्षमता का परीक्षण किया गया था। जो गोल्डन डोम है ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, आंसर हो गया चौथे का यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। पांचवा यहाँ से हाल ही में
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, इस पर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कई बार। ठीक है, अभी मैंने अपना जो यूकेटी का कराया था वहाँ पे भी मैंने आपको कर्मयोगी के बारे में बताया था, जो अक्टूबर के बेस्ट करंट अफेयर्स 150 क्वेश्चन थे, उसमें भी कर्मयोगी के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो देखो आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो हर मंथ की करंट अफेयर आपसे पढ़नी होगी कि जो फरवरी 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक। ठीक है, उसमें से आपके यहाँ पर देखो मैंने जो अक्टूबर का करंट अफेयर 2025 का, उसमें से 150 क्वेश्चन में कवर करा दिया। ऐसे कर करके मैंने सितंबर का भी कराऊंगा। ठीक है, फिर अगस्त का, जुलाई से करके मैं एक एक करंट अफेयर्स वहाँ के एमसीक्यूज पूरे कवर करा दूंगा। टॉपिक आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, वो बाकी एमसीक्यूज मैं आपको सब खत्म करा दूंगा, और एक से एक अच्छे से टॉपिक से लेकर के एमसीक्यूज होंगे वो। राइट, तो देखते हैं इसके बारे में, कर्मयोगी के बारे में। इसका उद्देश्य क्या होगा, किस उद्देश्य से यहाँ पर शुरू किया गया था, चलाया गया था। तो देखो आंसर हो जाएगा 5वें का, ये कर्मयोगी मिशन है राष्ट्रीय सिविल सेवा जो क्षमता है विकास कार्यक्रम। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा के जो प्रशिक्षण तंत्र उसमें सुधार करने के लिए शुरू किया गया था, और सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम में तेजी से बदलते प्रशासनिक परिवेश को मांग को लेकर के यहाँ पर भविष्य में जो तैयार सिविल सेवा निर्माण हेतु योग्यता आधारित भूमिका का उन्मुख अधिगम केंद्र होगा एक। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 5वें का बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। द्वीप और यहाँ पर देश क्षेत्र बोल रखा है। अल्काट्रॉज द्वीप ये कहाँ पर होगा, अल्काट्रॉज द्वीप है, ये आपको हो जाएगा 6 का संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट है। चागोस द्वीप समूह सेशेल्स, चागोस वाला क्या है, सेकंड वाला यहाँ से गलत होगा, क्योंकि चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। इसका ये समूह ब्रिटिश विदेशी राज्य क्षेत्र होगा सेशेल्स ने। बित्रा द्वीप यहाँ पर क्या भारत बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, बित्रा द्वीप यहाँ पर लक्षद्वीप होगा यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप है, उसमें यहाँ पर भारत के प्रशासन के अधीन होंगे। ठीक है, बित्रा जो है हाल ही में यहाँ पर पर्यावरण जो सर्वेक्षण है, जो उसमें द्वीपों का जो लेकर के महासागर क्षेत्रीय समुद्री और यहाँ पर सुरक्षा था, उसमें चिंता जताई गई थी, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये। तो तीसरी बात भी करेक्ट है, आंसर 1 और 3 सही है। 6 का आंसर 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 7 डिप्थीरिया के संबंध में विचार करना है। ये एक वायरल संक्रमण जो संदूषित जल से फैलता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ गलत हो गई, क्योंकि वायरल संक्रमण नहीं है ये। राइट, और ये कोरिने बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया होती है उसके कारण होता है। यह मुख्यतः श्वसन की जो बूंदें हैं, खांसने, छींकने और निकट संपर्क में त्वचा घाव जो संक्रमित है उसको आने से यहाँ पर फैलता है, ना कि जल से। ठीक है, संदूषित जल से, तो गलत हो जाएगा। डिप्थीरिया के विरुद्ध टीकाकरण का भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी का भाग होगा। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। आप ये भी लिख सकते हो क्वेश्चन इसमें कुछ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसके तहत यूआईपी मतलब सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो टीकाकरण प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, इसको लेकर के यहाँ पर ये एक चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था। तो उसमें यहाँ पर 12 जो हैं जी, जैसे कि 12 यहाँ पर बीमारियाँ, उसको लेकर के यहाँ पर टीके कार्यक्रम के भाग बताए गए थे। जैसे कि एक मान सकते हो क्षय रोग टीबी है ना, इसके लिए था, पोलियो के लिए था, डिप्थीरिया यहाँ पर ऑप्शन में था तो डिप्थीरिया के लिए भी है, काली खांसी के लिए भी है। ठीक है, और टिटनेस के लिए भी, खसरा, रुबेला, हेपेटाइटिस बी है, तो ये सब के लिए आप लिख सकते हो। तो आंसर बी यहाँ से 7वें का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हथियार प्रणालियाँ और यहाँ पर उत्पत्ति वाला देश कौन सा है इसका, देखते हैं। पहला हो जाएगा आइस ब्रेकर मिसाइल। आइस ब्रेकर मिसाइल क्या होगा, एक इजरायली प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात क्या होगी, इसकी गलत है, बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, ये क्या होगा, ये बोला है इजराइल। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अमेरिकी प्रणाली है। ठीक है, तीसरा T-90 मुख्य युद्धक, ये रूस बोला है। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर T-90 मुख्य युद्धक रूसी मूल रूप से। ठीक है, और इसे यहाँ पर जो उरल वगोन जवाड है उसके द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया। राइट, तो यहाँ से ये बात सही होगी, तीसरी वाली, बाकी दोनों गलत है, केवल एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर है, भारत की तटरेखा को हाल ही में की गई नई समीक्षा के संबंध में विचार करना है। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग 75 से 16 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर से अधिक हो गई है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस वृद्धि का मुख्य कारण हाल ही में नए क्षेत्रों का अधिग्रहण हुआ है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर
ये नई वृद्धि जो हुई है इसमें प्रादेशिक क्षेत्र के शामिल होने के कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर अधिक सटीक जो रिजोल्यूशन मानचित्रण उसके कारण यहाँ पर तटरेखा में टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं को अनियमितताओं से देखा गया और शामिल किया गया इसमें। और कुछ यहाँ पर समीक्षा की अपतटीय द्वीपों को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया जिन्हें पहले की समीक्षा में समान रूप से शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत है। इसमें तटीय प्रबंधन और आपदा अनुक्रिया और समुद्री जो संसाधन होते हैं नियोजन में सुधार की सहायता मिलेगी, ये बात सही है। 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है हमें का। क्वेश्चन 10 है, ब्लैक हॉर्नेट स्विच और त्रिनेत्र हाल ही में किस संदर्भ में सुर्खियों में रहे थे? आंसर हो जाएगा 10वें का, ये सुर्खियों में रहे थे मानव रहित हवाई वाहन थे। बी यहाँ से क्या होगा, 10वें का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक किसके द्वारा पर जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 11वें का करेक्ट आंसर, ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा OECD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर है, विमानों में प्रयुक्त ब्लैक यहाँ पर जो बॉक्स है उसके संबंध में विचार करना है। ये काले रंग की उड़ान रिकॉर्डर प्रणाली होती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स है एक ऐतिहासिक बोलचाल के नाम इसका है। वास्तव में उड़ान रिकॉर्डर इकाई को चमकीले नारंगी या पीले नारंगी रंग में पेंट किया जाता है। उन पर परावर्तक टेप लगाया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद उन्हें आसानी से खोजा जा सके। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर मजबूत बनाया जाता है। राइट, वे आग, टक्कर और गहरे जल में डूबने की स्थिति में भी यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। इन रिकॉर्डरों की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है इसमें, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं इसमें। दोनों मिलकर यहाँ पर उड़ान विभिन्न मानकों की कॉकपिट ऑडियो और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित करते हैं ताकि जांच की जा सके। जैसे बहुत जगह भी विमान दुर्घटना भी हुई थी, देखी गई थी ना, तो यहाँ से ब्लैक बॉक्स जोड़ा गया, उसमें सब एक डाटा जानकारी रिकॉर्ड रहती है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। राइट, तो यहाँ पर बोला है कि काले रंग की, इससे काले रंग से मतलब नहीं, एक इसका नाम है ये। ठीक है, पहली बात गलत है। भारत में विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ब्लैक बॉक्स डेटा को डिकोड करने के लिए उत्तरदायी है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सुर्खियों में रहे सेमा ग्लूटाइड और ट्रिजेपेटाइड, ठीक है, ट्रिजेपेटाइड जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ से इंग्लिश वर्ड पढ़ सकते हो ट्रिजेपाइड। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ये मोटापे और टाइप 2 के मधुमेह उपचार के लिए एक प्रयुक्त औषधि है यहाँ पर। राइट, तो ए यहाँ से इसका आंसर होगा। ये मोटापे और टाइप 2 के जो मधुमेह उपचार उसके क्रांतिकारी साबित होने के लिए, और साथ ही हृदय और जो वृक्क है उसमें जोखिम को कम करने के लिए यहाँ पर लाभ भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के संबंध में विचार करना है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित सभी गैर सरकारी संगठन RTI अधिनियम के प्रावधानों में मुक्त होंगे। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर गैर सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा प्रदत्त धन से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित होगा, तो यहाँ से इसमें गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड बात है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित कोई भी स्वशासन संस्था RTI अधिनियम के अंतर्गत आती है। ये बात सही हो जाएगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, पहली बात यहाँ से गलत है इसकी। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल 2 करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा है तो 14 का आंसर 1 यहाँ से सही होगा। ठीक है, गलत वाला पूछा है। क्वेश्चन 15 है, 15, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संबंध में विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया, जो इसका नोडल मंत्रालय भी होगा। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नोडल मंत्रालय हो जाएगा, इसके लिए नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक व्यापार के तहत होगा। ठीक है, ना कि संवैधानिक जो है, और यहाँ पर जो इसका नोडल मंत्रालय भी होगा, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, नोडल मंत्रालय इसका अलग होगा, और ये वाला कौन सा होगा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। सेकेंड बात है, भारत के प्रधानमंत्री भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। सेकेंड बात सही है। भारत की जो गुणवत्ता है उसके परिषद उत्पाद में सेवाओं और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष की जो निकाय है उसके रूप में काम करेगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या है, 2 और 3 बात यहाँ से इसकी सही है। 15 का आंसर
बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक उद्यम चयन समिति या चयन बोर्ड के संबंध में विचार करना है। ये निवेश और लोक परिसंपत्ति जो प्रबंधन विभाग होते हैं उसके अधीन एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय होता है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोक उद्यम जो चयन बोर्ड होता है ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उसके अंतर्गत यहाँ पर प्राप्त शक्ति निकाय होगा, ठीक है, न कि यहाँ पर डीपीएस के तहत, तो गलत हो जाएगा। इसका प्राथमिक कार्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यकारी जो निदेशक होते हैं उसके पदों की नियुक्ति से संबंध में सरकार को परामर्श देना होता है। सेकंड बात सही है, केवल 2 सही है, आंसर यहाँ से 16 का बी। क्वेश्चन 17 17 नंबर है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में विचार करना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 39(1) को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 1987 के अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख संरक्षक होते हैं और इसका कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश होगा। सेकंड बात गलत होगी। तीसरा, सभी महिलाएं चाहे उनकी आय या वित्तीय स्थिति कुछ भी हो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की हकदार होती है। तीसरी बात करेक्ट होगी। आंसर 1 और 3 बात यहाँ से सही है। 17 का सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 18, भारत में नागरिक घोषणा पत्र के संबंध में विचार करना है। ये एक दस्तावेज है जो किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के संबंध में उसकी प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करता है। पहली बात, पहला आंसर करेक्ट है। यह विधिक रूप से प्रवर्तनीय है जिससे नागरिक गैर अनुपालन की स्थिति में कानूनी उपाय अपना सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि नागरिक घोषणा पत्र लोगों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाओं की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है और तथापि ये भारत में विधिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है, राइट, और ये अनुपालन न होने पर कानूनी दंड का प्रावधान नहीं करता है। इसमें ये एक अपरिहार्य साधन है, जबकि यहाँ पर इसकी शक्ति विधिक प्रवर्तन में नहीं बल्कि यहाँ पर नैतिक प्रतिबद्धता के सार्वजनिक जवाबदेही में निहित होती है। ओनली 1 करेक्ट है। सेकंड बात गलत होगी, तो एक बात यहाँ से इसकी सेकंड वाले की लिखने क्या बात इसकी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा एक, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संबंध में विचार करना है। ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यकारी प्राधिकरण होगा। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, सही है। सेकंड, ये लोक शिकायतों से निपटने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का प्रबंधन करेगा। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, ये MyGov नागरिक सहभागिता मंच को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी होगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हो जाएगा 19 का तीनों बातें यहाँ से इसकी एकदम सही है, तो डी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकपाल के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष वेतन सेवा शर्तें प्राप्त होती हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 20 का करेक्ट है। लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। सेकंड बात करेक्ट है। लोकपाल की सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तीसरी बात भी सही है। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 20 का आंसर क्या होगा, डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 21, भारत में सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में विचार करना है। ये आधिकारिक अभिलेख की तुलना में जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यालय या कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के चलते किसी कार्यक्रम अथवा योजना के लिए यहाँ पर मूल्यांकन की तरह एक प्रक्रिया होगी। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण की परिभाषा जो होती है और प्रकृति होती है, जो ये सामाजिक अंकेक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी कार्यक्रम या योजना के जो कार्यान्वयन होता है उसकी जांच और मूल्यांकन के लिए यहाँ पर जो लोगों की सक्रिय भागीदारी उसमें शामिल होती है, और ये पारदर्शिता, ठीक है, जवाबदेही और सामुदायिक जो निगरानी होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक अभिलेख की तुलना में जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति से करती है। तो ये बात सही है। सेकेंड, इस अवधारणा को पहली बार महात्मा गांधी ने ग्रामीण राष्ट्रीय जो गारंटी अधिनियम है मनरेगा 2005 के तहत वैधानिक समर्थन दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा, मिजोरम सामाजिक अंकेक्षण पर कानून करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। मिजोरम जो होगा अंकेक्षण पर कानून जो बनाने वाला पहला राज्य होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर
जो अप्रैल 2017 में मेघालय सामाजिक अंकेक्षण कानून सामुदायिक जो करने वाला यहाँ पर पहला राज्य बना था, मेघालय, ना कि मिजोरम। ठीक है, डाउट नहीं होना है मेघालय मिजोरम में। ठीक है, तो मिजोरम नहीं होगा, मेघालय इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। तो 21 का आंसर सही पूछा है तो ए। 22 निम्नलिखित भूमिकाओं पर विचार करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदाता के रूप में काम करना, हाशिए पर पड़े समूहों को मानवाधिकारों की वकालत की सुरक्षा करना और स्थानीय विकास के सामुदायिक संसाधन को जुटाना। ये 5 स्टेटमेंट बोला यहाँ पर। इसमें से उपयुक्त भूमिकाओं में से कितनी भारत में नागरिक समाज के संगठन जो होते हैं उससे संबंधित होंगे? किससे? नागरिक समाज संगठन है उससे संबंधित है। ये 5 में से कौन संबंधित है बताना है आपको। आंसर हो जाएगा, एक तो देखो कौन करने संबंधित है। पहली बात यहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के लिए काम सही है, पहली बात। सेकंड, हाशिए पर पड़े समूह जो मानवाधिकार उसकी वकालत और सुरक्षा करना, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है। शासन प्रक्रिया में जन भागीदारी संचार को सुगम बनाना, ये भी बात यहाँ से सही होगी। ठीक है, चौथी बात, स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक संसाधन को जुटाना और पहल करना, ये भी बात सही है। सरकारी बजट तैयार करने में विशेष भूमिका निभाना, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नागरिक समाज संगठन में बजट निर्माण योगदान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी बजट में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 4 बात करेक्ट है, तो 22 का आंसर सी। 23 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में विचार करना है। ये केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की कार्यकाल एवं सेवा शर्तों पर निर्धारित करने के लिए अधिकार देगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? सही है। सेकंड, इसमें प्रावधान किया गया कि सीआईसी मतलब ये केंद्र सरकार को जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसमें वेतन और निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो सीआईसी का वेतन होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बराबर होगा, ये बात गलत है, क्योंकि सूचना आयुक्त ये सूचना का अधिकार संशोधन है 2019। ठीक है, उसके तहत यहाँ पर इन नियम में प्रावधानों को हटा दिया गया था, जिससे यहाँ पर केंद्र सरकार और यहाँ पर जो राज्य हैं इसमें दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्तों के जो कार्यकाल है, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार यहाँ पर इसको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके बराबर होगा ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 23 का ये बात सही है। 24 है सेवोत्तम फ्रेमवर्क के संबंध में विचार करना है। ये प्राथमिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित एक सेवा वितरण उत्कृष्ट मॉडल होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण को उपयोग आवश्यक घटक के लिए अनिवार्य बनाएगा। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आईटीसी उपकरण होंगे ये सर्वोत्तम कार्यान्वयन होता है उसमें सहायक हो सकते हैं, लेकिन आईसीटी को इस संरचना में आवश्यक घटक बनाने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया। इस मॉडल में लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस मॉडल को लागू करने वाला 4 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ये है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 24 का ए यहाँ से सही आंसर है, केवल 1। 25 है केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के संबंध में विचार करना है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण तक विस्तृत होता है। पहली बात यहाँ से सही है। ये सूचना के देने से इनकार करने के लिए केंद्रीय वित्त यहाँ पर केंद्रीय जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उसके आर्थिक दंड आरोपित कर सकेगा। सेकंड बात भी यहाँ से सही होगी। तीसरी बात, किसी चिंताजनक मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश भी दे सकता है। कौन? सीआईसी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 25 का डी। सभी बातें यहाँ से एकदम सही है। 26 है निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रशासन में भ्रष्टाचार में कमी, सरकार में जवाबदेही, अधिक पदानुक्रमित संगठनात्मक संरचना, सार्वजनिक प्राधिकारों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध और शासन की विस्तृत पहुंच। इनमें से कितने भारत में ई गवर्नेंस के लाभ हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की गवर्नेंस के लाभ इनमें से कितने हैं? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर सभी 5। ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला कि सभी 5 यहाँ पर जो हैं ई गवर्नेंस के लाभ हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें बोले ई गवर्नेंस पहल और इसके उद्देश्य क्या क्या है इसके, देखते हैं इसको। पहला आंसर है CPGRAMS ऑनलाइन शिकायत दर्ज, किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा होती है। पहली बात सही है। दूसरा है
CA21 ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? ये देखो यहाँ पर कंपनी के अधिनियम और प्रवर्तन अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं का स्वचालन करेगा। सेकंड बात भी यहाँ से सही हो जाएगी। तीसरी बात है ई समीक्षा क्या होगी? ये महत्वपूर्ण सरकारी जो निर्णय है उसकी निगरानी और यहाँ पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली होगी। तीसरी बात भी एकदम सही है। चौथी ITATE केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए शिकायत पोर्टल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आयकर अपील न्यायाधिकरण के लिए यहाँ पर एक फाइलिंग पोर्टल होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 3 बात करेक्ट है सी। क्वेश्चन नंबर 28 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संबंध में विचार करना है। कैट सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पृष्ठभूमि में आते हैं। पहली बात क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा कैट के आदेशों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि यहाँ पर कैट के निर्णय को न्यायिक समीक्षा और संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इसलिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात है कैट सिविल सेवा जो प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया में बाध्य नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर कौन क्या होगा? ओनली 1 and 3। 28 का आंसर सी। 29 निम्नलिखित पर विचार करना है। पद्मनाभैया समिति, ठीक है, रिबेरो समिति, धर्मवीर समिति और मल्लीमत समिति, इनमें से कौन सी समिति भारत में पुलिस सुधारों के लिए संबंधित है? पुलिस सुधारों के लिए, सॉरी, इसमें से कौन सी समिति जो है पुलिस सुधारों के लिए संबंधित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। एक तो देखो, एक पहली जो है स्टेटमेंट यहाँ से, ये जो पद्मनाभैया समिति है ये पुलिस सुधार से संबंधित है। ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी रिबेरो समिति, यह भी पुलिस संबंधित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1988 में इसका गठन पूर्ववर्ती पुलिस राष्ट्रीय जो आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। और यहाँ से अगला हो जाएगा जो मलिमत समिति, ये भी आपके पुलिस सुधार से संबंधित होगी। लेकिन यहाँ पर जो धर्मवीर समिति है ये गलत होगी क्योंकि धर्मवीर समिति इसका गठन स्वतंत्रता पूर्व काल में जिला प्रशासन की संरचना की समीक्षा के लिए पर किया गया था। ठीक है, तो 1, 2, 4 यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है? आंसर हो जाएगा 30 का। करेक्ट आंसर ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान रैंकिंग और यहाँ पर ई पार्टिफिकेशन जो पार्टिसिपेशन स्कोर है इसका 2024 के हिसाब से यहाँ पर 97 स्थान पर देखा गया, 97वें स्थान पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें किसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न दर्जा देने के लिए यहाँ पर पात्रता के लिए निर्धारित की गई हैं? बताना है कौन सी हैं। पहली बात, पहले यहाँ से होगा, एक तो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के पास नवरत्न का दर्जा होना, बात सही है। इसे सेबी विनियमन के अनुसार न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना, ये भी बात यहाँ से सही होगी। तीसरी बात है, पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना, ये भी बात यहाँ से सही होगी। और चौथा, इसकी महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन होना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से क्या होंगी? जो CPSE है, मतलब यहाँ पर जो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है उसको लेकर के महारत्न का दर्जा देने के लिए यहाँ पर चारों बातें इसके पात्र होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 31 का डी। 32 है, निम्नलिखित तंत्रों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। सरकारी अभिलेखों तक पहुंच हेतु सूचना का अधिकार, संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र, सामाजिक अंकेक्षण और जो नागरिक रिपोर्ट है वो। तो इनसे बोले कितने यहाँ पर तंत्र जो हैं सरकार के जो शासन के जो नागरिक हैं उसकी भागीदारी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? देखो, एक तो यहाँ से पहली बात है जो सरकारी अभिलेख है उसको पहुंच सूचना का अधिकार, ये यहाँ से क्या होगा? सही होगा, जो यहाँ पर शासन के नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। सेकेंड बात है संस्थागत शिकायत के निवारण तंत्र, ये भी यहाँ से सही होगी बात। ठीक है, तीसरी बात है सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। और चौथी बात है सशक्त ग्राम सभाओं के माध्यम से विकेंद्रीकरण नियोजन, ये बात क्या होगी? ये भी बात यहाँ से सही है। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का डी, यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें इसकी जो होंगी शासन के नागरिकों को लेकर भागीदारी को बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से किसने किसी उपभोक्ता अधिकार के रूप में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 33 का, ये शामिल किया गया है। एक तो सूचना का अधिकार को, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा
सुने जाने का अधिकार, ये भी यहाँ पर शामिल होगा, राइट। तीसरा, निवारण पाने का अधिकार, ये भी यहाँ पर क्या है 19 के तहत यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार के रूप में शामिल है, लेकिन उत्पाद और दायित्व का अधिकार इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उत्पाद और दायित्व का अधिकार जो है इसका कोई उपभोक्ता अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक प्रावधान है और इसके अंतर्गत किसी भी दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण यदि क्षति या हानि होती है तो उसके लिए यहाँ पर निर्माता, सेवा प्रदाता अथवा उत्पाद विक्रेता को यहाँ पर क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय होगा। पहली बात यहाँ से 34 का गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर नोडल मंत्रालय देखा जाएगा, ना कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये गलत हो गया। सेकेंड बात है, ये अधिनियम सरकार द्वारा प्रबंधित जो सार्वजनिक उपयोगिता है सुविधा उसके लिए वन भूमि का उपयोग करके प्रावधान करेगा। सेकेंड बात यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? केवल 2, बी यहाँ से सही आंसर है 34 का। 35 देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में विचार करना है। यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को सुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस मंगाने के आदेश देने के अधिकार प्रदान करता है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकंड, प्राधिकरण जो होता है किसी भ्रामक विज्ञापन के प्रोत्साहक को 6 माह के भीतर या 6 माह तक किसी भी प्रकार के विज्ञापन देने से रोक लगा सकता है। ये बात गलत है, ठीक है। क्या होगा? सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भ्रामक विज्ञापन को दंड करना, हटाना और यहाँ पर प्रमोट इस करने से पहली बार यहाँ पर उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 1 वर्ष तक का, उसके बाद की स्थिति को अधिकतम 3 वर्ष तक के यहाँ पर विज्ञापन करने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये बात 6 महीने तक नहीं, गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 35 का आंसर ए सही हो जाएगा। 36 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निम्नलिखित में से किसी लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर चंदन, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 37 है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहला यहाँ से है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसमें निर्हर घोषित कर दिया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे निर्हर घोषित कर दिया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ पर सही है। तीसरा, यदि कोई सदस्य अपने दल का कम से कम 2/3 सदस्यों में विलय कर अपना कारण या अपना दल छोड़ देता है तो उसे निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा सभी तीनों करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा घोषणा के नियम के संबंध में विचार करना है। प्रत्याशियों को चल और अचल दोनों परिसंपत्ति की घोषणा करनी होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात, प्रत्याशी को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की घोषणा भी करनी होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सही है, दोनों बातें सही है। आंसर 38 का सी। 39, भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान सूचियों के संबंध में विचार करना है। मतदाताओं के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मतदाता सूची से जुड़े होने चाहिए। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है, इसमें धारा 23 का 4 में जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जो है उन्होंने मतदाताओं के प्रमाणीकरण हेतु उनकी आधार संख्या मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये करने के लिए अनिवार्य नहीं होगा कि इसमें आप जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, यदि किसी व्यक्ति के निवास स्थान, यदि किसी व्यक्ति के कई निवास स्थान है तो वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, नहीं हो सकता है हर जगह, ठीक है। तीसरा, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति का नाम स्वतः ही मतदाता सूची से हट जाता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में सूचीबद्ध नहीं है और गैर मामूली अपराध या दोष सिद्ध मतदान में निर्भरता कारण नहीं बन सकते हैं। गलत होगा, तीनों बातें गलत हैं। 39 का आंसर पूछा क्या है?
कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, डी। 40 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में एकल संक्रमण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पर, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन पर और यहाँ पर राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन पर। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 40 का आंसर डी। 41, भारत में राजनीतिक दलों को वित्त पोषण और चुनाव व्यय सीमा के संबंध में विचार करना है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट यहाँ से 41 का करेक्ट है। राजनीतिक जो दल है उसके लिए कारपोरेट अनुष्ठानों की सीमा 7.5% है। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी बॉन्ड है उसमें उच्चतम न्यायालय ने 2024 के जो निर्णय था उसने पारदर्शिता पर और जोर दिया था, लेकिन यहाँ पर 7.5% की जो सीमा है उसको बहाल नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, तो ओनली 1 करेक्ट है आंसर। यहाँ से एक बात इसकी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राज्यों को उनकी संसदीय या विधानसभा में सीटों के संबंध में विचार करना है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। पहली बात, स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है एकदम, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो यहाँ पर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीटें हैं, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक होते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक होगी। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 5 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और मध्य प्रदेश में 29 हैं जिसमें से 6 सीटें हैं, तो यहाँ पर उसमें अनुसूचित जाति कम हो गई है ना, तो गलत हो गई बात ये। विधानसभा सीटों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र भारतीय राज्यों में दूसरे स्थान पर है। सेकेंड बात, तीसरी बात भी गलत, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। ठीक है, और विधानसभा सीटों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर, ना कि दूसरे स्थान पर। पश्चिम बंगाल 294 और दूसरे स्थान पर रहेगा, और बाद में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहेगा, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी विधानसभा जिसमें 403 सदस्य हैं। ये बात याद रखना है। ओनली 1 करेक्ट है। 42 का आंसर एक के आंसर सही है। 43 नंबर है, भारत की लोकसभा निर्वाचन की जमानत राशि के संबंध में विचार करना है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि के समान होती है। पहली बात यहाँ से क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपको सोचना है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि विधानसभा चुनाव लड़ने वाली जमानत राशि के समान नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में समान श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए 25,000 रुपये की, ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्याशियों के लिए 12,500 होती है, राइट, और विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर समान प्रत्याशियों के लिए 10,000 रुपये और एस के लिए 5,000 रुपये होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यदि कोई प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मत को कम से कम छठा भाग प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, पहली गलत है, दूसरी सही है। तीसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रत्याशियों के लिए कोई जमानत राशि नहीं होती है, ये बात क्या है, गलत है। अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ पर कम होती है लेकिन होती है। केवल 2 बात यहाँ से सही है। आंसर एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ से, तीनों में सिर्फ एक करेक्ट है तो एक बात यहाँ से सही है। 43 का 44 है, भारत में निर्वाचनों के संबंध में विचार करना है। किसी मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर, ये नियुक्त किया जा सकता है ग्राम पंचायत सरपंच को, ठीक है, सिर्फ यहाँ से ग्राम पंचायत सरपंच को नियुक्त किया जा सकता है, तो ये बात यहाँ से इसकी 44 की करेक्ट होगी, ठीक है। 45 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल मतदान से पहले मतदाताओं की मंशा जानने के लिए किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल चुनाव के बाद ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि वास्तव में उन्होंने किसे वोट दिया है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, जनमत सर्वेक्षण उन निर्वाचनी क्षेत्रों में नहीं किए जा सकते जहां मतदान हो चुका होता है, जबकि एग्जिट पोल का प्रसारण केवल मतदान केंद्र के अंतिम चरण पूरा होने के बाद ही कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी एकदम सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। अभी आप ये सब देख सकते हो, अभी होने वाला है कब, जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें आप सब चीज़ें देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 45 का सी। 46 है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं। आंसर हो जाएगा एक तो पहली बात क्या होगी यहाँ से, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यद्यपि जो कोई प्रत्याशी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाए तो बात सही होगी कि यहाँ पर इसमें
उपनिर्वाचन के लिए यहाँ पर करा जा सकते हैं। उपनिर्वाचन चुनाव जो होते हैं, पहली बात करेक्ट है। यदि किसी निर्वाचित प्रत्याशी का निधन हो जाए तो भी यहाँ पर उपचुनाव या उपनिर्वाचन करा जाएगा, तो सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी। तीसरी बात है, यदि विजयी प्रत्याशी त्याग पत्र दे, ये भी बात यहाँ से सही है। यदि शीर्ष दो प्रत्याशी के बीच बराबरी की स्थिति हो तब यहाँ पर उपनिर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, तब जो धारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके से निपटा जाएगा। कैसे कैसे, एक तो दूसरा, एक तो रिटर्निंग अधिकारी होता है उसके द्वारा लिया गया कोई भी यहाँ पर निर्णय प्रभावी होगा, वो कोई निर्णय ले सकता है, या तो ऐसे प्रश्न निर्णय में अगर निर्णय निर्धारित नहीं किया था तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च न्यायालय लॉटरी द्वारा उसके बीच निर्णय लेगा, ठीक है। तो 1 2 3 करेक्ट है, आंसर 46 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा था कि निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर जो था, मतलब जो बोलता कि जो रिटर्निंग अधिकारी है अगर बोलता मैं ही वोट डालूँ तो हो सकता था, लेकिन वो डिसीजन कुछ भी ले सकता है, वो जो डिसीजन रिटर्निंग अधिकारी लेगा वही बात में मानी जाएगी इसकी, अगर इस स्थिति में आएगा तो, ठीक है। वैसे यहाँ पर संविधान में कहीं उल्लेख उसका नहीं है। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज मतदान कराने के लिए स्वीकार किए जाते हैं? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ सहित पासबुक और मनरेगा जॉब कार्ड। आंसर हो जाएगा 47 का 1 2 3 4 चारों यहाँ से करेक्ट होंगे। 47 का ए यहाँ से सही बात है। 48 है, भारत में निर्वाचन के दौरान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के संबंध में विचार करना है। प्रत्याशी का फोटो, प्रत्याशी के नाम, पार्टी को चुनाव चिन्ह और मतदाता संबंधित जो विवरण है वो। इसमें से देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक यूपी पीसीएस ने पूछा था 2025 का जो प्रीलिम्स था, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ पर यूपी पीसीएस ने पूछा था 12 अक्टूबर को जो पेपर था, कि यहाँ पर पहले क्या होता था, वीवीपैट आई या फिर उसमें सीरियल से लगाना था उसको, है ना। यहाँ पे ऐसा सीरियल से नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, आंसर जो यहाँ से हो जाएगा इसका 48 का। दो बातें इसकी सही होंगी, कौन कौन सी? एक तो देखो जो पहली बात यहाँ से राइट, प्रत्याशी के नाम पर्ची पर उस प्रत्याशी के नाम स्पष्ट रूप से छपा होता है जो वोट दिया होता है, और ये मतदाता का सत्यापित कर सकता है कि चुनाव सही दर्ज किया गया या नहीं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रत्याशी के नाम के साथ उस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसमें वह प्रतिनिधित्व करता है अपने प्रत्याशी का, ठीक है। क्रम संख्या, सीरियल नंबर वीवीपैट पर यहाँ पर स्लिप के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मतदाता पहचान पत्र विवरण जो है ये गोपनीय बनाए रखा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, गोपनीय बनाए रखा जाता है। और मतदान की पहचान जैसे नाम, मतदाता पत्र, वीवीपैट की पर्ची नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, जिससे यहाँ पर मतदान प्रक्रिया सुगमन बनी रहती है, राइट। और प्रत्याशी के फोटो पर्ची पर प्रत्याशी की फोटो नहीं होती है, प्रत्याशी की फोटो पर्ची पर नहीं होगी। 2 3 बातें यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3 दो स्टेटमेंट सही है यहाँ से। 49 है, निम्नलिखित में से केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य यहाँ पर कौन है? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर सी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला है 50 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संबंध में विचार करना है। ईवीएम के उपयोग के प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदान किए गए। पहली बात क्या होगी, 50 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकेंड, ईवीएम के डेटा की एक केंद्रीकरण स्टोरेज सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2 इकाइयाँ, एक नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट और एक मतदान इकाई होती हैं। ये इकाइयाँ 5 मीटर में केवल जुड़ी होती हैं और यहाँ पर सेटअप किसी अन्य सिस्टम पर निर्भर नहीं होती हैं और तार युक्त वायर्ड या वायरलेस तकनीक के माध्यम से भी नेटवर्क नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखना है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 50 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 11 का पार्ट 1 मैंने फिनिश किया 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पार्ट 2 में लाएंगे 51 से 100 क्वेश्चन, ठीक है। और उससे पहले आप लेके आएंगे जो अपना यूकेटी का टेस्ट है वो पूरा फिनिश हो चुका है, बन चुका है पूरा। तो टेस्ट नंबर 1 आने वाला है ज्योग्राफी का, भूगोल का, ठीक है। उसका सिलेबस मैं आज शाम तक या दोपहर तक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पहले सिलेबस पूरा पढ़ोगे और उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मार्केट में भी आप आ चुका है, मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हो। यूकेटी का जो टेस्ट पेपर है ज्योग्राफी का पहला पेपर मार्केट में भी अवेलेबल है, राइट। तो करीब 35 या 36 रुपये का आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 32 रुपये 30 से ऊपर ही मिलेगा, जो होगा वो आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पीडीएफ में आपको शेयर करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट,
थैंक यू।